मित्रों नमस्कार। संजय सोस क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सुपर टेट, टेट और राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप प्रश्न को देखिए और अपने उत्तर भी नोट करते रहें कितने आप सही कर रहे हैं। ठीक है, देखें पहला प्रश्न। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? विकल्प दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र, एक्विमेन, अधिवास, उपरोक्त में से सभी। तो मित्रों, जो मानव अधिवास अस्थायी होता है उसको हम एक्विमेन के नाम से जानते हैं। विकल्प बी आपका सही हो गया। ठीक है, फिर देखें अगले प्रश्न पर। पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, उपरोक्त में से सभी। हम जानते हैं कि पर्यावरण में जैविक, अजैविक और भौतिक तत्व सभी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों, आप बताएं। तो इसमें विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? कहने का मतलब सबसे अधिक जीव कहाँ किस पर होंगे, फिर किस पर होंगे, फिर किस पर, उसके क्रम जो है ज़्यादा से कम में आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक शब्द आया पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है मित्रों, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग टांसले टांसले ने किया था। ठीक है, जब पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो टांसले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? विकल्प ए में है समुद्र, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। बी में मैंग्रोव, समुद्र, घास का मैदान, झील। सी में मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, समुद्र। डी में समुद्र, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। मित्रों, आपका विकल्प ए सही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्र, झील, घास का मैदान, तब मैंग्रोव होगा। विकल्प ए। ठीक है, फिर चलें अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मित्रों, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है पहले इतना हम जानें। जब इतना जान जाएंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जमीन से जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण को लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवण जड़ से और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा वह अपना भोजन मंड के रूप में निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? ठीक है मित्रों, तो बताएं। इसमें विकल्प दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, दोनों, क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ विकल्प मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरित, पर्णहरित क्या होता है? जो पत्तियां हरी होती हैं। अच्छा, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पत्तियां हरी क्यों होती हैं आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण। इसके कारण मित्रों, क्लोरोफिल। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत आता है पेपर में, अन्य राज्य के परीक्षाओं में कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? मित्रों, कौन सा होगा? विकल्प ए में कैल्शियम, बी में Fe माने लोहा, Mg मीन मैग्नीशियम, एस मीन सल्फर। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है,
ये प्रश्न आपके जो हैं ये आपके टेट चाहे यूपी टेट हो, किसी भी राज्य टेट परीक्षा हो, सुपर टेट हो, सी टेट के भी के भी अच्छे प्रश्न हैं जो कि आने की प्रबल चांसेस हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटक को क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। ये प्रश्न पूछा हुआ है सुपर टेट 2018 में, ठीक है, कि प्रकृति का मेहतर क्या है? डिकम्पोजर। उसमें इंग्लिश में दिया हुआ था, हिंदी में नहीं। तो मित्रों ध्यान दें, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी शब्द को आप देखते रहें, ठीक है। तो डिकम्पोजर माने अपघटक होता है। एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? प्रकृति का मेहतर क्या होता है? डिकम्पोजर, वही प्रकृति का मेहतर, ठीक है, प्रकृति का मेहतर क्या होता है? डिकम्पोजर, अपघटक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अपघटक किस पोषक स्तर के हैं? पोषक स्तर 1, पोषक स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। अपघटक आपका पोषण स्तर 4 में होगा, ठीक है, क्योंकि जैविक अजैविक का समूह पायतन कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और अपघटक क्या होगा? पोषण स्तर 4 में जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। मित्रों जितने भी प्रश्न हैं कई बार कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्न को जरूर देखिएगा मित्रों, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी, विकल्प बी, चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया है, ठीक है। हाँ मित्रों, यदि आप लोग इस चैनल को देखते हैं, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि जो पढ़ाया गया है सही पढ़ाया गया है या अच्छे प्रश्न हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि पढ़ने तभी करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, सबसे अस्थायी पायतंत्र है? सबसे अस्थायी पायतंत्र नदी, झील, तालाब, समुद्र। आप जानते हैं आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा होगा? तालाब नहीं होगा मित्रों। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प आपका डी, समुद्र होगा। सबसे अस्थायी, सबसे विशाल पायतंत्र कौन सा है? सबसे विशाल अस्थायी पायतंत्र तब भी समुद्र होगा मित्रों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखें मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, टेट है, एक बात सुपर टेट होगी, इस तरह के प्रश्न आप कंपटीशन बीट करें। इस तरह कंपटीशन को बीट करके आप आसानी से नौकरी पाएँ, ठीक है। इससे हमारा उद्देश्य सफल हो और आपकी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी जीव को खाता है, किसी भी चीज़ को खाता है, तो उसमें कितने प्रतिशत ऊर्जा संचित होती है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब खाएगा तो उसके पास 10% ऊर्जा ही बचेगी, ठीक है। 10% ऊर्जा ही संचित होगी और 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों में, सभी जंतुओं एवं पौधों में, सभी हरे पौधों में, वायरस में। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसान तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पौधों द्वारा मत करिएगा कभी भूल कर भी, क्योंकि सभी पौधों में कुछ सूखे भी हो सकते हैं। सभी हरे पौधे होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वह केवल हरे पौधों के माध्यम से होती है। विकल्प सी आपका सही होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषक स्तर को दर्शाता है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ठीक। नंबर 1 विकल्प में है प्रजातियां, नंबर 2 विकल्प बी में है जनसंख्या, सी में है पारिस्थितिकी तंत्र, डी में है समुदाय। तो जटिल पोषक स्तर जो होगा विकल्प सी, पारिस्थितिकी तंत्र होगा मित्रों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? एक तो हो गया क्लोरोफिल, ध्यान दीजिएगा, इस तरह विस्तार से समझिएगा मित्रों, ध्यान से, ठीक है, कि पहले तो क्लोरोफिल होगा, और क्या होता है? सूरज का प्रकाश, ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो सूत्र बनता है जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ग्रहण करता है पौधा, ठीक है, पौधा जड़ से जल और खनिज तत्व और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल तथा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल भी होगा, सूरज का प्रकाश भी होगा, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स मंड के रूप में, भोजन के रूप में बनाता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। यही आपकी प्रोसेस होती है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका क्लोरोफिल के साथ साथ क्या उपस्थित रहेगा? सूरज का प्रकाश, ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया मित्रों? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न है, ठीक है। भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ठीक है, भूमि अधिकार अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ठीक है। ये भी पूछता है कितने दिन रहेंगे तो जंगल में अधिकार हो जाएगा उनका? 25 वर्षों तक, ठीक है। अगला प्रश्न, जल जनित रोग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बताएं। डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ठीक है। तो आप जानते हैं मलेरिया किसे काटने से होता है? मच्छर काटने से होता है। जल जनित रोग, इसमें विकल्प सी आपका सही होगा, हेपेटाइटिस होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा उद्देश्य मित्रों सभी भाइयों और बहनों का टेट, सी टेट, सुपर टेट कंप्लीट हो, जिससे वे भावी शिक्षक के रूप में देखे जाएं और निश्चित रूप से शिक्षक बने। अगला प्रश्न, मीथेन गैस उत्पादक करने वाला क्षेत्र है। मीथेन, गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत, बताएं। मीथेन गैस धान के खेत से होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि जब पशु जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब पशु जुगाली करते हैं, ऐसी स्थिति में भी मीथेन गैस उत्सर्जित होगी मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ मित्रों, बताएं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम विकल्प दिया गया है 1982, 1986, विकल्प सी, 1990, विकल्प डी, 1996, 19 होना चाहिए, 1996, बताए कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछता है, विकल्प बी आपका से हो जाएगा 1986। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी मित्रों, बताएं। पर्यावरण विभाग की स्थापना पर्यावरण विभाग की 1980 में हुआ था। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी, जो उसके 6 साल बाद पर्यावरण अधिनियम बना था। अगला प्रश्न, नीरी स्थित है। नीरी बहुत अच्छा प्रश्न है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थापित है मित्रों, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह नागपुर में है, ठीक है। अगला कुछ प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? विकल्प डी, पश्चिम बंगाल। आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर पूछता है अपघटनीय प्रदूषण कौन कौन से हैं? अपघटनीय प्रदूषण से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से हर राज्य की टेट परीक्षाओं में पूछता है, अविघटनीय प्रदूषण, ठीक है, अवघटनीय प्रदूषण। तो देखें कौन कौन सा होता है? पारा होता है, आर्सेनिक अम्ल होता है, ठीक है, आर्सेनिक अम्ल,
उसके बाद आपका जो होता है ये प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब अविघटनीय प्रदूषण है, इसका विघटन नहीं होता मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक नंबर आपके निश्चित रूप से किसी न किसी राज्य की टेट परीक्षाओं में या हर राज्य की टेट परीक्षाओं में आने के प्रबल चांसेस रहते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ये प्रश्न, यहाँ गलती मत करिएगा। 16 सितंबर, 8 मार्च, 5 जून, 8 अप्रैल कर दो, इसको विकल्प डी में 8 अप्रैल कर दो, ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आप बताएं। 16 सितंबर में क्या होता है? 16 सितंबर ओजोन दिवस, 16 सितंबर, ठीक है। 8 मार्च में क्या होगा? 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मित्रों, विकल्प सी आपका सही हो गया, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1960, 1962, 1972, 1975। ध्यान दें मित्रों कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में ही पारित किया गया था। हम एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि शेर परियोजना कब बना था? शेर परियोजना कब पारित हुआ था? ठीक है मित्रों, ये प्रश्न एक और बताएं, इसका उत्तर बताएं। और प्रोजेक्ट टाइगर भी कब पारित हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, दो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ठीक है मित्रों। हाँ मित्रों, आपने अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा है, अध्ययन किया है। यहाँ से कई प्रश्न आपके पेपर में आने के चांसेस हैं मित्रों। यदि चैनल आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है कि जो लोग बीटीसी, बीएड ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ऐसे प्रशिक्षु अध्यापक को, जो कि भविष्य के अध्यापक हैं, भविष्य के निकट भविष्य के अध्यापक हैं, उनको बहुत जल्द सफलता मिले, यही मेरा उद्देश्य है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहें, निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।